नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना और आरबीआई से जुड़ी हुई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं तो 1926 में भारत की मुद्रा या भारत की करेंसी या वित्त के मामले में एक रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। इस रॉयल कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन हिल्टन यंग। 1926 में जॉन हिल्टन यंग जिसकी अध्यक्षता थे, उस अध्यक्ष कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन के लिए जो काम दिया था वो काम था भारतीय मुद्रा और वित्त पर रिकमेंडेशन करना। तो ये रॉयल कमीशन ने ये फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन किया था कि इन फ्यूचर इंडिया मस्ट हैव अ सेंट्रल बैंक। तो ये यंग हिल्टन कमीशन की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट का ये रिकमेंडेशन था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई एक्ट 1934 जिसे हम आरबीआई अधिनियम कहते हैं, उस अधिनियम के तहत आप सभी लोगों को ये पॉइंट जानना इंपॉर्टेंस होता है कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड द फाइनेंस में यंग हिल्टन, जिनका नाम है जॉन हिल्टन यंग, की कमेटी नियुक्त की गई थी और इस नियुक्त कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि इंडिया में सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। तो उस रिकमेंडेशन की तरह आरबीआई एक्ट 1934 को इम्प्लीमेंट कर दिया और उसी की इम्प्लीमेंटेशन से 1 अप्रैल 1935 में आपको ये आरबीआई की स्थापना मिलती है। तो 1935 अगर हमें 37 तक ये आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था ये कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में ये हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट किया था। मीन्स आज भी आरबीआई का अगर हेडक्वार्टर आता है तो मुंबई में होता है। नेक्स्ट बात आती है 1 अप्रैल 1935 से ऑलमोस्ट 1948 तक ये जो पीरियड था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट बैंक के तहत काम कर रही थी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडियन फाइनेंस सिस्टम की इकोनॉमी की पहचान है तो डेफिनेटली ये पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए। इसीलिए 1 जनवरी 1949 को उसी का नेशनलाइजेशन किया गया था। मैं फिर से वो डेट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है कि 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तब से वो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। और हमने देखा भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन उसे स्थायी रूप से 1937 में मुंबई में स्थलांतरित किया गया था। ये पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम रिजर्व बैंक के टोटल रीजनल ऑफिसेस या जोनल ऑफिस देखने की कोशिश कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट रिजर्व बैंक हैज 4 जोनल ऑफिसेस और आज 19 रीजनल ऑफिसेस है। रिजर्व बैंक के जो 4 जोनल ऑफिसेस है उनका जो लोकेशंस आता है वो चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में और मुंबई में है। 4 जोनल ऑफिसेस और 19 रीजनल ऑफिसेस। और आरबीआई में जो टोटल 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशंस किया जाता है गवर्नर बॉडी में, वो नॉर्थ इन न्यू दिल्ली उनका हेडक्वार्टर है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन साउथ में जो चेन्नई में आता है और तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोलकाता ईस्ट के लिए है और चौथा जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुंबई के लिए है। तो आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस तरह के फंक्शन को फाइनलाइज किया जाता है, क्या फंक्शंस होते हैं। बस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जो भी नोट्स या कॉइन्स हम मार्केट में या अपने पास होते हैं, अगर नोट की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा ये हस्ताक्षरित करेंसी नोट की जाती है।
और भारतीय बैंक के गवर्नर ही उसको जारी करने के एक सक्षम प्राधिकारी होते हैं। एट द सेम टाइम जो भी करेंसी नोट ओल्ड हो जाती है, कॉइन्स नॉट इन सर्कुलेशन होते हैं, उनको यहाँ नष्ट करना ये काम भी आरबीआई करती है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जो टेक्निकल पॉइंट है, आज भी जो 1 रुपीस की करेंसी की जो नोट होती है उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता, उसके ऊपर भारत सरकार के जो वित्त सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। फर्स्ट फंक्शन हमारे लिए था इशू ऑफ बैंक नोट्स को इशू करना, उनकी प्रिंटिंग करना, मुद्रा को जारी करना, यह आरबीआई का मेन फंक्शन होता है। आरबीआई में पूरे देश भर में अलग अलग करेंसी चेस्ट होते हैं। करेंसी चेस्ट का मतलब होता है जहां आरबीआई ने जो भी प्रिंटिंग की हुई करेंसी है, नोट है, उनको कुछ समय के लिए, जब तक वो वितरित नहीं होता तब तक उसके लिए स्टोर किया जाता है। तो इस करेंसी चेस्ट के थ्रू आरबीआई पूरे देश में करेंसी को वितरित करता है। तो मुद्रा जारी करना ये आरबीआई का फंक्शन था। दूसरा फंक्शन आता है, इट इज अ बैंक टू द गवर्नमेंट, सरकार की बैंक। सरकार की बैंक इसका मतलब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है। एट द सेम टाइम इट इज वर्क फॉर द state government also. Therefore, we simply say it is the banker for the government. जो भी सरकार के व्यावसायिक लेन देन होते हैं उनको संपादित करना, उनके लोन्स या सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना, ये काम बैंक गवर्नमेंट के लिए करती है। और जहाँ पे आरबीआई बैंक का कोई ब्रांचेस नहीं होती या ऑफिस नहीं होता, कार्यालय नहीं होता, वहाँ आरबीआई द्वारा इधर एसबीआई को या आरबीआई किसी बैंक को अगर एजेंट की तरह नियुक्त करती है, तो ये सरकार के लिए जो रिलेटेड काम है, सार्वजनिक ऋणों को प्रबंधन करना या कोई व्यवसायिक लेन देन करना, ये बैंक के लिए काम होता है। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है, ये पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट फंक्शन आता है बैंकर टू द बैंक्स। तो जो भी 1935 का जो अधिनियम है आरबीआई का, उस अधिनियम के तहत जो शेड्यूल सेकंड आता है, शेड्यूल सेकंड में जो भी बैंक अंतर्गत है उन बैंक के लिए ये आरबीआई बैंक बैंकर्स टू द बैंक की तरह काम करती है। तो बैंकिंग सभी बैंकों के लिए शेड्यूल सेकंड के अंतर उनका अकाउंट बैंक के पास होता है, इसलिए हम उसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। तो ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी है, बैंकर्स टू द बैंक भी है, ये भी सेकंड फंक्शन आता है। नेक्स्ट आता है कि बैंकर्स टू द बैंक, उसका मतलब हर एक बैंक का अकाउंट रिजर्व बैंक के पास होता है, लेकिन जो भी कैश रिजर्व रेशो जिसे हम कहते हैं कि दिस इज द आरबीआई सभी शेड्यूल्ड बैंक के लिए एक कंट्रोल करने के लिए जो भी क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उसमें से ये सीआरआर आता है। कैश रिजर्व रेशो शेड्यूल्ड बैंक का जो भी कैश आरबीआई के पास होता है उनके लिए आरबीआई बैंकर्स द बैंक की तरह काम करती है। नेक्स्ट बात आती है कंट्रोलर टू द क्रेडिट, या बैंकों के लिए नियंत्रक स्वरूप से काम करना। आरबीआई हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करता है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करता है। डेफिनेटली ये काम किया जाता है जो भी देश में, भारत देश में जो भी बैंक है उनको निर्देश देना, और ये निर्देश देना इसी के लिए हम कहते हैं कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो ये बैंकों को निर्देश दो तरह से दिए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं। इसीलिए हम क्वांटिटेटिव टूल्स भी कहते हैं या क्वालिटेटिव टूल्स भी कहते हैं। इस तरह से हमने सीआरआर ये अनुपात देखा, उसी समय हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज है या बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है, ये कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स है जिसकी तरह बैंक हमारी आरबीआई बैंक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम या बैंकिंग जो संस्था होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम करती है। तो नियंत्रक के रूप में ये बैंक काम करती है। नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट। तो आरबीआई बैंक दर या ब्याज दरों को निर्धारित करती है, उसके साथ भी उनका एक बेस्ट उद्देश्य जो होता है कि जो भी क्लियरेंस रिलेटेड काम होते हैं, अकाउंट सेटलमेंट काम होते हैं, उनको
ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक की तरह उनको कंप्लीट करना, बाजारों में उनको परिचालन करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे देश में पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम चलती है, आरटीजीएस हम देखते हैं, आईएमपीएस देखते हैं, एनईपी देखते हैं, तो इस सिस्टम में कुछ सिक्योरिटीज या एफिशिएंट मोड को प्रदान करना, जो भी पब्लिक की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से उसको चेंज करना, ये काम भी एक कंट्रोल की तरह आरबीआई दिशा निर्देश करके काम करने का काम करती है। तो इट डेफिनेटली एक पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम हमारे सेंट्रल बैंक के ऊपर या हम कहेंगे आरबीआई के ऊपर होता है। दैट इज वन थिंग इज वेरी ट्रू। पब्लिक कॉन्फिडेंस अगर पेमेंट या सेटलमेंट में सिस्टम में होना चाहिए तो आरबीआई का ये सबसे बड़ा फर्ज बनता है। इट हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द पब्लिक्स डिमांड एंड इट शुड इंक्लूड द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी फीचर्स। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई का काम यहाँ केवल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना नहीं है, उसी के साथ हमारे देश में जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं या सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अगर अचीव करना है तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेफिनेटली वन ऑफ द टूल जो आता है वो आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई डेवलपमेंट रोल की तरह भी यहीं पे काम करती है। ये पॉइंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट के लिए जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, तो ये 1990 का फेमा एक्ट है। इस फॉरेन एक्सचेंज को या एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं, जो पेमेंट या ऑलरेडी डेवलपमेंट होते हैं, इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को, मार्केट को इंडिया में मेंटेन करना, गवर्नमेंट की फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना, ये भी काम हमारे लिए आरबीआई करती है। तो नेक्स्टली काम आता है कि अगर किसी भी वित्तीय संस्था या बैंकिंग संस्था को इंडिया में बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस कंटिन्यू करने हैं तो उनके लिए आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त होना बहुत एसेंशियल होता है। तो इस तरह से अगर आरबीआई का लाइसेंस उन्हें मिलता है तो आरबीआई का कंट्रोल उनके ऊपर होता है। तो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में ये रेगुलेटर या सुपरवाइजर का काम करती है। और लास्ट पॉइंट होता है, आज भी जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 6 मेंबर्स होते हैं। उनमें से 3 मेंबर्स ये आरबीआई के होते हैं। गवर्नर तो डेफिनेटली उसमें होता है। तो हमारे देश में एक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते करते हमारे देश में जो प्राइस स्टेबिलिटीज है या मॉनेटरी पॉलिसीज को डिजाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये आरबीआई का काम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऑडियो सेशन के अंतर्गत हमने आरबीआई की स्थापना किस जॉन हिल्टन यंग ने की, कब की, ये देखा। उसके बाद आरबीआई के हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे। अगर मैं समराइज करना चाहता हूँ तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इस तरह से हो गए कि दिस इश्यूज ऑफ द बैंक नोट या इश्योर ऑफ द बैंक नोट, ये फंक्शंस होगा। या बैंकर टू द गवर्नमेंट की तरह काम करती है, बैंकर टू दी ऑल द शेड्यूल बैंक की ले भी काम करती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी अनुपात होते हैं उनको कस्टोडियन करना, इसके लिए हमने कहा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक के लिए। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट इंडेक्स फंक्शंस होता है। अकाउंट सेटलमेंट करना, क्लियर सेंट्रल क्लियरेंस करना, ये भी एक आरबीआई का काम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, पूरे देश की मॉनिटरी अथॉरिटी को मेंटेन करना, हमारी रेगुलेटर और जो भी सुपरवाइजर फाइनेंशियल सिस्टम होती है उनके ऊपर कंट्रोल करना, ये कुछ आरबीआई के जनरलाइज फंक्शंस है। एट द सेम टाइम फॉरेन करेंसी एक्ट जो है फेमा 99 की तरह, वो पूरी फॉरेन एक्सचेंज को या मार्केट को देखना और फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना, इस तरह के कुछ काम होते हुए भी आरबीआई हमारे देश के जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए एक डेवलपमेंट रोल की तरह काम करती है। तो होपफुली, मुझे पूरी उम्मीद है साक्षात्कार के टाइम या इंटरव्यू के टाइम बैंकिंग रिलेटेड जो भी आपकी एग्जाम्स होगी या बैंकिंग अवेयरनेस में आपको अगर चेस्ट करेंसी क्या होता है ये समझ में आता है, अनुपात किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो डेफिनेटली सफल हो जाएगा। Thank you for watching Target.
with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.